दोस्तों, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सरकार को चुनने का अधिकार सीधा जनता के हाथों में होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन नेताओं को हम जनता का सेवक मानकर चुनते हैं, वही जब खुद आपराधिक मामलों के घेरे में हों, तो क्या इससे लोकतंत्र की सुरक्षा की जा सकती है? क्योंकि यह माना जाता है कि एक आदर्श नेता वही है जो ईमानदार, जिम्मेदार और जनता के हित में काम करे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में कितने प्रतिशत नेता दागदार हैं और कितने ईमानदार। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अब इन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के लिए क्या कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चुनाव सुधार संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट ने देश की राजनीति का ऐसा सच सामने रखा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग 47% मंत्री आपराधिक मामलों के आरोपी हैं, यानी कि अधिकांश नेता जिन पर जनता ने भरोसा जताया वे खुद ही कानून के कटघरे में खड़े हैं। दोस्तों, इन आरोपों में केवल छोटे मोटे विवाद नहीं, बल्कि हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध भी शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ नहीं है? जब समाज को राह दिखाने वाले ही अपराधों में लिप्त हों, तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा और देश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? देश भर के 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 643 मंत्रियों की शपथ पत्रों की जांच की गई तो नतीजा चौंकाने वाला था। 302 मंत्रियों पर तो आपराधिक मामले दर्ज निकले और इनमें से 174 पर तो गंभीर आरोप थे। लेकिन इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर 40% केंद्रीय मंत्रियों ने खुद स्वीकार किया कि उनके खिलाफ केस दर्ज है। अब जरा राज्यों की तरफ अगर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, दिल्ली, पांडिचेरी आदि राज्यों में 60% से भी ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। इसका सीधा मतलब है कि राजनीति में दागी नेताओं की पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन नेताओं को संसद और विधानसभा में भेजता कौन है? जवाब होगा कि हम जनता लोग। हम कई बार जाति, धर्म या थोड़े बहुत लालच में फंसकर वोट डालते हैं और यह भूल जाते हैं कि इससे हमारे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यही कारण है कि पार्टियां भी अपराधियों को टिकट देने से परहेज नहीं करती, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करना होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था, जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन जेल में रहता है या उससे ज़्यादा रहता है तो उसे स्वतः पद छोड़ना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, सुनने में तो यह कदम बहुत ज़रूरी लगता है, लेकिन विरोध की आवाज़ें भी तेज हो गई। विरोधियों का तर्क है कि ऐसे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। विरोधियों का यह सवाल वाजिब है, मगर क्या दागी नेताओं को बिना किसी रोक टोक सत्ता में बने रहने देना सही है? दोस्तों, अगर आंकड़ों को और गहराई से देखें तो यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भाजपा के करीब 40% मंत्री आरोपी हैं, तो वहीं कांग्रेस के 74%, तमिलनाडु की सत्ताधारी द्रमुक पार्टी में 87% मंत्री दागदार हैं और वहीं आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के लगभग 96% मंत्रियों पर आपराधिक मामलों के साथ रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। यानी कि कोई भी पार्टी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह भी सच्चाई है कि सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। हरियाणा, नागालैंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के मंत्रियों ने अपने खिलाफ कोई आपराधिक मामला न होने की जानकारी दी है। यह दिखाता है कि अब भी राजनीति में स्वच्छता की गुंजाइश है, बस जरूरत है तो सख्ती और पारदर्शिता की। एडीआर ने यह भी बताया कि मंत्रियों की औसत संपत्ति 37 करोड़ रुपए है। कुछ राज्यों में अरबपति मंत्री भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जैसे कर्नाटक में 8 मंत्री ऐसे हैं जो अरबपति हैं। दूसरी ओर ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी कुल संपत्ति 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं है। यानी कि राजनीति में संपत्ति और छवि दोनों ही तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, लास्ट में सवाल यही खड़ा होता है, क्यों हम ऐसे दागदार नेताओं का चुनाव करते हैं जो लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वोट डालते समय हम न केवल पार्टी को ही बल्कि उम्मीदवारों के चरित्र और छवि को भी ध्यान में रखें? इसके साथ ही कानून और आयोग अपना काम पारदर्शी तरीके से करें, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब हम सभी देशवासी लोकतंत्र में अपनी भूमिका पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप आगे से तैयार हैं कि सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की भी समीक्षा के आधार पर चुनाव करेंगे जो दागदार न हो?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।